तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक एस एकेडमी भाई गुलफाम अली राजी में। अब हमारे सामने कई सारी समस्याएं आती हैं कि पहला शक राजा कौन था। ऐसा चष्टन था कि भूमक था। सबसे पावरफुल शक राजा कौन था। पहला कुषाण राजा कौन था, कुजुल था कि भीम था। सबसे पावरफुल कुषाण राजा कौन था। अच्छा, उसके बाद ये शक और कुषाण क्या बला है। तो आपको समझिए आ गया होगा समझ में कि मैं आपसे हिस्ट्री का डिस्कशन कर रहा हूँ, हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ सेशन में मैं आपको। और हिस्ट्री में मैं पढ़ा रहा हूँ एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत। आप लोग अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, जिनका बैकग्राउंड हिस्ट्री या इतिहास नहीं रहा होता है, मान लीजिए आप बीटेक, बीबीए, बीसी, एमसी, एमकॉम वगैरह करके कुछ करके आए और उसके बाद आपके मन में एक जुनून जागा कि अब हम कलेक्टर बनेंगे या डिप्टी कलेक्टर बनेंगे। तो जैसे ही आपने आईएएस पीसीएस के लिए सोचना शुरू कर दिया तो हिस्ट्री से आपकी दोस्ती होगी। लेकिन हिस्ट्री कहती है ना, मैं तेरी दुश्मन तू मेरा, मैं नागन तू सपेरा, है ना। क्या वजह क्या है। हिस्ट्री फोबिया, जैसे मैथ फोबिया होता है ना, उसी तरह से हिस्ट्री फोबिया होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स में। सबसे पहले क्या कहते हैं हिस्ट्री को लेकर कि सर हमें डेट्स याद नहीं होती, इतना सारा सिलेबस है। अरे तो भैया कम किस में है। मेंस में होता था कम, एक सोशल वर्क और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो सोशल वर्क तो यूपीएससी ने ख़त्म कर दिया क्योंकि सर सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो सिलेबस कम किस में है। साइंस पढ़ो तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बॉटनी, है ना। और अब तो बायोटेक्नोलॉजी, आईटी, रोबोटिक्स, पता नहीं क्या क्या आ गया। साइंस में इन्वायरमेंट भी जुड़ गया। कम किसी में कुछ भी नहीं है। हिस्ट्री से आपको दिक्कत ये हो रही है कि हिस्ट्री को आप रटना चाह रहे हो। हिस्ट्री को आप रटना चाह रहे हो, आप घटनाओं का अध्ययन नहीं कर रहे। तमाम तरह के इतिहास में जो केसेस हैं उनकी स्टडी नहीं कर रहे। हिस्ट्री को आप कहानी की तरह नहीं ले रहे। हिस्ट्री को आप फिल्म की तरह, नॉवेल की तरह नहीं ले रहे। हिस्ट्री को बस आप ये चाह रहे हो कि बार बार पढ़ें, कोई ऐसी घुट्टी आ जाए जो हम रट जाएं चीज़ों को। तो ऐसी कोई घुट्टी नहीं है जो कि हिस्ट्री रट जाए। हिस्ट्री जियोगे तो हिस्ट्री बहुत ईजी हो जाएगी आपके लिए। कैसे। कहानियाँ सुनो, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उनकी कहानियाँ सुनो। अच्छा, जैसे मुग़ल हैं तो अकबर, औरंगजेब, ये कुछ सुना ऐसे लगते हैं। और आजकल राजनीति है तो राजनीति में अकबर, औरंगजेब आप लोग देखते हो ना, भारतीय राजनीति में अक्सर इनका जिक्र होता रहता है। ले दे के इल्तुतमिश वगैरह जो सल्तनत के जो किंग थे उनके बारे में आप लोग जानते हो। मॉडर्न इंडिया में आकर के थोड़ी सी परेशानी आपकी कम हो जाती है। लेकिन जैसे ही आप प्री मेडिवल यानी कि जो पूर्व मध्यकाल है उसमें और प्राचीन भारत में आप जाते हो तो फिर परेशानियाँ पैदा होने लगती हैं, आपका दिमाग ख़राब होने लगता है। अक्सर मैंने एग्ज़ाम हॉल के बाहर लोगों को ये कहते सुना है, यार हिस्ट्री बहुत आ गई, हिस्ट्री में एंशिएंट बहुत आ गया इसलिए मेरा पेपर ख़राब हो गया। तो कोशिश करेंगे कि आप हमारे सेशन, हमारे वीडियो देख करके ये चीज़ें ना कह पाएँ कि यार हिस्ट्री बहुत आ गई। आप खुश होगा हाँ हिस्ट्री खूब आई है, फिर आप खुश होगा हाँ एंशिएंट इंडिया या एंशिएंट हिस्ट्री खूब पूछी गई है। तो एंशिएंट हिस्ट्री में कोशिश करूँगा आपको कहानियों की तरह पढ़ाने की। इस कहानी में इससे पहले मैं सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल पर अपनी वीडियोस बना चुका हूँ। करीब 15-16 वीडियोज़ हैं, वो हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में है भी मौजूद। हालांकि शकों कुषाणों पर भी मैंने वीडियो बनाई है, लेकिन बहुत तेज़ी से मैंने उसमें पढ़ाया था। आज थोड़ा सा सुकून मिला है मुझे, तो सुकून से मैं बात करूँगा आपसे शक और कुषाणों के बारे में। आप लोगों ने बहुत सारी जातियाँ आपके आसपास हैं, आपकी कोई जाति होगी, मेरी कोई जाति है, आपकी कोई जाति है। तो जैसे ना आप मोहम्मडन्स में जाएँ तो उसमें जातियाँ होती हैं तुर्क, पठान, शेख, सैयद, है ना। नॉन मोहम्मडन्स में आप जाए तो शर्मा, बर्मा, गुप्ता होते हैं ना। शर्मा, बर्मा, गुप्ता और क्या होते हैं भाई, है ना। बोलो कई सारी जातियों का नाम। जोशी, बिष्ट, है ना, सोलंकी, चौहान। अब ये सब हमारे आसपास है ना, तो इनके नाम लेने में कोई दिक्कत हो रही है। चौहान जी, बिष्ट जी, जोशी जी, है ना। हमारे पहाड़ में तो सरकारी नौकरियों में ज़्यादातर आप देख लीजिएगा जोशी जी होते हैं। और जोशी जी में भी अक्सर मैंने देखा वो लोग बड़े लकी होते हैं जिनका नाम होता है बीसी जोशी। अब बी से क्या है, सी से क्या है हमको नहीं पता, बहुत लोग लकी होते हैं। तो जैसे आप लोग ना यूज्ड टू हो गए इन जातियों को सुनने के बारे में, है ना। तुर्क है या धालीवाल है, विर्क है। अब यहीं से कोई नई जाति आ जाती है तो यार ये कौन सी जाति है ना। आप ढूंढ रहे थे ये कौन सी जाति है, समझ रहे ना। जैसे यहाँ पर कुमाऊँ में गोदियाल जाति बहुत कम सुनने को आती है, लेकिन गढ़वाल में गोदियाल जाति का बोलबाला है। तो उसी तरह से एंशिएंट हिस्ट्री में जब आप जाओगे तो आपको कई सारे नाम सुनने को मिलेंगे। मौर्य, गुप्त, चलो ले दे के आप एंशिएंट के नाम पर सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति और मौर्य काल, गुप्त काल आप पढ़ लेते हो। अच्छा, गुप्त काल में भी चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और उसके बाद आप फिर हाँफने लगते हो। मौर्य काल में भी आपने चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ा, अशोक पढ़ा, उसके अलावा आपको कोई जानकारी नहीं है। बिंदुसार का क्या रोल था या उसके बाद दशरथ वगैरह हैं, उसका क्या रोल था आपको जानकारी नहीं है। तो डरिए नहीं, जैसे आप आसपास आपकी जो जातियां हैं उसी तरह से इतिहास में दो मशहूर जातियां हुई हैं, शक और कुषाण। ये दोनों ही जातियां जो थी विदेशी जातियां थी, भारत में नहीं जन्मी है।
भारत की खूबी आपको पता ही है, भारत की खूबी है कि बहुत सारी सभ्यताएं विदेशों से, संस्कृतियां विदेशों से आई और हमने उन्हें अपने आप में संभाल लिया। तो उसी तरह शक और कुषाण भी विदेशों से आए, पहले शक आए और उनके पीछे पीछे, या कह सकते हैं कि उनका पीछा करते हुए भारत में कुषाणों ने एंट्री की। दोनों लड़ते भी गए आपस में, लास्ट में जो है कि कुषाणों ने शकों को अच्छी तरह से दबा दिया, खात्मा नहीं किया लेकिन अच्छी तरह से दबा दिया। और जब कुषाण खत्म हुए तो ये शक फिर से उभर आए। तो ये शक डाउट वाला शक नहीं है ना, बहम वो वाला संदेह वो वाला शक नहीं है। शक जो है एक जाति है, शक जो है एक जाति है। अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। आपने सुना होगा एडी और बीसी। बीसी का मतलब क्या है? बिफोर क्राइस्ट, और एडी माने एनो डोमिनी। अभी क्या, आज क्या तारीख है? आज 12 जून है ना, 12 जून सन 2024। एक्चुअली सन 2024 जो है इसको हम ईस्वी सन लिखते हैं। 1 जनवरी सन 1 से हमने मॉडर्न कैलेंडर शुरू किया है और ये माना जाता है कि 1 जनवरी सन 1 को ईसा मसीह का जन्म हुआ, ठीक है ना। तो उनके जन्म के बाद की जो डेट्स हैं, तारीखें हैं, उन्हें हम लिखते हैं एनो डोमिनी। एनो डोमिनी यानी कि जन्म के बाद। तो ये जो सन चल रहा है ना, एडी चल रहा है, और 1 जनवरी सन 1 से पहले कैलेंडर उल्टा जा रहा है, कैलेंडर जो है वो उल्टा जा रहा है, उसे हम कहते हैं बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट। तो शक कब आए भारत में? बीसी में आए, और बीसी से आकर के एडी में जमे रहे वो। यानी कि जब ईसा मसीह का जन्म हुआ है 1 जनवरी सन 1 को, उससे कहीं पहले हमारे यहाँ शक पधार चुके हैं हमला करते हुए, ठीक है ना। और शकों के बाद आए कुषाण। अच्छा, शकों से पहले हमारे यहाँ जो पावर में थे राजा, या जो जाति पावर में थी, वो थी शुंग। आपने नाम सुना होगा, पुष्यमित्र शुंग, सुना है नाम? आपने सुना है कभी? पुष्यमित्र शुंग। तो शुंग जो थे वो काफ़ी पावरफुल हैं। शुंगों में पुष्यमित्र इतना पावरफुल था जैसे मुगलों में औरंगजेब, जैसे मौर्यों में अशोक, जैसे गुप्तों में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो शुंगों की बात कभी बाद में करेंगे। आपको पता होगा कि मौर्य वंश का जो पहला राजा था चंद्रगुप्त मौर्य था, उसके बाद बिंदुसार हुआ, अशोक हुआ। अशोक के बाद धीरे धीरे मौर्य का जो एम्पायर था वो बिखरने लगा। इसी बिखरे एम्पायर पे मौर्यों के एक सेनापति पुष्यमित्र ने कब्जा कर लिया। उसकी जाति थी शुंग, पूरा नाम था उसका पुष्यमित्र शुंग, इसलिए जब वो राजा बना तो उसका एम्पायर कहलाया शुंग वंश। क्या कहलाया? शुंग वंश। अब जब ये शुंग जो हैं कमज़ोर हुए हैं, जब शुंग कमज़ोर हुए हैं तो उसी के बाद भारत पर विदेशी हमले होने लगे। अच्छा, आप देखेंगे भारत पर ज़्यादातर जो विदेशी हमले हुए हैं वो इस रूट से हुए, यहाँ से ये जो रास्ते हैं ना, खैबर बोलन के जो दर्रे हैं, खैबर और बोलन के जो दर्रे हैं, उधर से या फिर सिंध के ओर से भारत पर हमले हुए हैं। लेकिन ज़्यादातर हमले जो हुए भारत पर, इधर ये उत्तरी पश्चिमी जो इलाका है, नॉर्थ वेस्ट का जो इलाका है, हिंदू कुश माउंटेन है। हिंदू कुश माउंटेन को पार करने के लिए 2 फेमस पास क्या होता है? पहाड़ के बीच रास्ता, खैबर और बोलन। यहाँ पर खैबर और यहाँ पर बोलन पास हैं, इससे होकर के भारत पर विदेशी हमले हुए हैं, ठीक है ना। तो उसी में कहते हैं ना कि भारत पर सबसे पहला हमला किसने किया? भारत पर सबसे पहला हमला किसने किया था? ईरानियों ने कि यूनानियों ने? सबसे पहला हमला भारत पर ईरानियों ने कि यूनानियों ने? यूनानियों ने किया था। भारत पर सबसे पहला हमला यूनानियों ने किया। भारत पर सबसे पहला मुस्लिम हमला ईरानियों ने किया। अब यहीं पर सवाल आता है, मौर्योत्तर हिंदी देखो, दिक्कत क्या है ना कि मीडियम का भी थोड़ा सा फर्क हो जाता है। जैसे हम पढ़ते हैं ना हिंदी में मौर्योत्तर, गुप्तोत्तर, मौर्योत्तर। ये मौर्योत्तर क्या बोला हुई? मौर्योत्तर माने मौर्यों के बाद। 1 मिनट रोक देना। तो अब ये ना मौर्योत्तर, उत्तर माने बाद का, उत्तर माने बाद का, मौर्योत्तर माने मौर्यों के बाद। तो जब भारत से मौर्य एम्पायर ख़त्म हो गया, उसके बाद भारत पर जो पहला विदेशी हमला हुआ वो किन का हुआ? तो वो हमला हुआ शकों का। शक है ना, बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, शा और का, शक। ये जाति थी। अब ये जाति कहाँ से आई? शक जाति जो थी, जैसे मैंने कहा ना, तुर्क कहाँ से आए? तुर्कों का ओरिजिन कहाँ था? तुर्कों का जो ओरिजिन था वो था उत्तरी पश्चिमी चीन। जो आज जो शिनजियांग या उरुमकी या उइघुर आप लोग सुनते हो ना, तो उइघुर तो जाति है। उइघुर जाति किस स्टेट में है? उरुमकी स्टेट में है। नहीं, गलत हो गया ना, उरुमकी स्टेट में उइघुर जाति है और उरुमकी स्टेट में है। तो ये उइघुर जो है ना, उसी समय के ये तुर्क हैं जो चीन में रह गए हैं अब। तो जो तुर्क जो पैदा हुए वो उत्तरी पश्चिमी चीन में पैदा हुए, यानी कि वहाँ से उन्होंने शुरुआत की। लेकिन अफ़गानिस्तान में गजनी में आकर के उन्होंने पावर बनाई अपनी, और उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे पूरे अरब और बहुत सारा जो अफ्रीका का इलाका था उसे जीत लिया। उसी तरह से मौर्यों के बाद के समय में भारत में एक जाति आई जिसका नाम था शक।
अब ये शक आए कहाँ से? देखो मैंने यहाँ लिख रखा है, शकों का जो ओरिजिनल नाम है, जो चाइनीज नाम है, चीनी भाषा में इनका नाम है सीथियन। ठीक है, ध्यान रखना, शक सीथियन, इनका ओरिजिनल नाम है सीथियन। भारत में आकर के शक कहलाए धीरे धीरे। ठीक है, और ये आए कहाँ से? मंगोलिया में जन्मे। ये जन्म का मतलब ऐसा नहीं कि धरती से टपक आए हो, यानी कि इनकी जो शुरुआत हुई है इस नस्ल की, शक एक नस्ल हुई, इस नस्ल की जो शुरुआत हुई है वो मंगोलिया में जो गोबी डेजर्ट है ना, गोबी मरुस्थल, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल, ये यहाँ कहीं होगा, इस जगह पर कहीं है। ठीक है ना, गोबी मरुस्थल यहाँ पर चीन से ऊपर है ना, चीन से ऊपर माने ऊपर का मतलब ऊपर नहीं, नक्शे में आप देखेंगे तो चीन से ऊपर है मंगोलिया, और मंगोलिया में है गोबी का डेजर्ट। मंगोलिया और आसपास के इलाकों में एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है ये। तो यहीं पर ये जाति जन्मी है, कौन सी? सीथियन या शक। ओके, अच्छा यहाँ पर क्या है, सीथियन या शक जो हैं, इसी के आसपास एक कबीला और है जिस कबीले का नाम है यूची। यहाँ पर मैंने लिखा दे, तो सीथियन या शक ये भी एक कबीला है, और इसी के आसपास मंगोलिया में या गोबी में ही या चीन में ही एक और कबीला है यूची। तो इनके बीच में ना आग और फूंस का बैर था, लड़ते रहते थे ये, लेकिन इस लड़ाई में यूची जो है वो हावी रहा है। अच्छा, यूची कबीले की भी अलग अलग 5 ब्रांच थी, जैसे आप कहते हो ना आर्यों की भारत में एक के बाद एक के बाद एक 5 ब्रांच आई, ये आर्यों के 5 कबीले आए, जो सबसे लास्ट में आए उन्हें दास कहा गया ना। तो आर्यों के अलग अलग समय में भारत में 5 कबीले आए। तो उसी तरह से जो यूची जाति है, मैंने लिखा ना यूची, चीनी भाषा का शब्द है ये, तो यूची जाति जो है चीन में, इसकी 5 अलग अलग ब्रांच थी या 5 कबीले थे। तो उसमें से एक कबीला जो था इन सीथियन या शक के पीछे पड़ गया। अब नतीजा ये हुआ कि जो शक थे वो धीरे धीरे इधर को चलने लगे, इनके पीछे पीछे जो यूची जाति के लोग हैं वो भी चलने लगे। और ये यूची जाति के लोग जब भारत में आए तो ये कहलाए कुषाण। एक्चुअली चीन में कुषाणों का नाम है कोहान। देख रहे हैं ना आप? जैसे मैंने कहा ना, मंगोलिया में या गोबी में या चाइना में जो शक हैं उनका नाम है सीथियन, ओरिजिनल नाम इनका सीथियन है, लेकिन भारतीय लिटरेचर में, इंडियन लिटरेचर में थोड़ा सा उच्चारण का फ़र्क हुआ और धीरे धीरे सीथियन बदल के हो गया शक। उसी तरह से जो चाइनीज लिटरेचर है या चीनी भाषा में जो हमारे यहाँ जिनको कुषाण कहते हैं, वहाँ उनका नाम था कोहान। 1 मिनट रोकना, फ़ोन आ गया। तो चीन में ये जो यूची कबीले की ब्रांच हमारे यहाँ आई है, चीन में इसका नाम है, चीनी भाषा में इसका नाम है कोहान, भारत में आकर के इसका नाम हो गया कुषाण। ओके, खैर, तो अब जो कोहान जाति है या यूची कबीले की जो ब्रांच है जिसे आप कोहान या कुषाण कहते हैं, वो सीथियन या शक के पीछे पड़ी हुई है। शक आगे आगे हैं और ये यूची या कुषाण जो हैं वो पीछे पीछे हैं। खैर, इस यूची कबीले से या कुषाण कबीले से बचते हुए शक यहाँ पहुँचते हैं मिडिल एशिया में, बैक्ट्रिया, पर्थिया, यारकन, कोशगार, खोतान, मिडिल एशिया में पहुँचते हैं। मिडिल एशिया में काफ़ी समय तक ये राज करते हैं, लेकिन ये जो कबीला है यूची कबीला, यहाँ भी इनके पीछे पहुँच जाता है। उसके बाद ये जो शक जाती है रुख करती है भारत की तरफ को, उत्तरी पश्चिमी भारत की। तो शकों का भारत में जो पहला राजा है वो 80 BC के आसपास, 80 BC यानी कि 80 BC के आसपास मोग या मोएज, उसका नाम है मोग। एक नाम मोग भी मिलता है, मोएज भी इसका नाम मिलता है। तो 80 BC में मोग या मोएज ने भारत में अपना या शकों का एम्पायर बनाया। अब भारत में इसने जो शकों का एम्पायर बनाया, कहाँ बनाया? वो बनाया गांधार में। ये जो इलाका आप देख रहे हो ना, इसे गांधार कहते हैं। महाभारत में भी एक है ना गांधारी, है ना, महाभारत में भी एक कैरेक्टर मिलता है ना गांधारी। तो गांधारी जो थी वो इस गांधार की राजकुमारी थी, गांधार एरिया की राजकुमारी थी, इसलिए उसका नाम पड़ा गांधारी। तो गांधार का जो इलाका है, गांधार का जो इलाका है वो ये है। इस गांधार की राजधानी अक्सर जो रही है वो तक्षशिला रही है। तक्षशिला, जैसे विजयनगर एम्पायर के अब खंडर मिलते हैं, उसी तरह तक्षशिला के भी अब खंडर मिलते हैं। कहाँ पर? उत्तरी पश्चिमी पाकिस्तान में, पेशावर के पास। दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है तक्षशिला शहर, ठीक है, इसके भी अब खंडर मिलते हैं। तो तक्षशिला जो है पाकिस्तान में पेशावर के पास है। तक्षशिला में सबसे पहले आकर के ये जो राजा है चष्टन नाम, मोग या मोएज नाम का जो राजा है, शकों का पहला राजा, इसने यहाँ पर गद्दी अपनाई, ये गद्दी हथियाई, ये अपना एम्पायर बनाया। तो आपसे कोई पूछे कि भारत में शकों का पहला राजा कौन था, मोग या मोएज, कब? 80 BC में। कहाँ पर इसने राज किया? गांधार एरिया में। इसने कैपिटल कहाँ बनाई अपनी? तक्षशिला में। ये तक्षशिला कहाँ पर है? पेशावर के पास, ठीक है ना। तो फिर से इसको समराइज कर लेते हैं कि मौर्यों के बाद भारत में जो सबसे पहला विदेशी हमला हुआ वो शकों का हुआ। शक गोबी डेजर्ट या मंगोलिया या चाइना से आए, और शकों को चीन में कहा जाता है सीथियन, और भारत में इनको कहा जाता है क्या? शक, ठीक है। अच्छा, ओके। अब
ये किससे डर करके भाग रहे थे? ये यूची कबीले के एक ब्रांच से डर करके भाग रहे थे। यूची कबीला कहाँ है? वहीं गोबी में, उन्हीं के आसपास। तो आगे आगे शक थे, पीछे पीछे यूची कबीला था। तो शक भाग करके या यूची कबीले से डर के कहाँ पहुँचे? मिडिल एशिया में पहुँचे। अब ये जो यूची कबीला था, जिसे हम भारत में कुषाण कहते हैं, ये इनका पीछा करता रहा। उसके बाद जो शक हैं वो इधर को आना शुरू हुए। तो 80 BC के आसपास, यहाँ पर देखो मैंने लिखा भी रखा है, 80 BC के आसपास भारत में इनका आगमन होता है और इन्होंने गांधार के जो इलाके हैं वो जीत लिए। एक्चुअली क्या है ना, ये बहुत ही खूंखार लड़ाकू जाति थी, तो जिधर को भी जाते थे उधर लूट मार करते चले जाते थे। तो इन्होंने जो गांधार का इलाका है, इसमें कश्मीर का बहुत सारा इलाका है, और आप यहाँ पर देखेंगे जो उत्तरी पश्चिमी पाकिस्तान है उसका बहुत सारा इलाका है। पंजाब तक इनका जो बॉर्डर है वो टच करने लगा, ठीक है, शकों का। 80 BC में मोग या मौज ने गद्दी हथिया ली, राजधानी कहाँ बनाई? तक्षशिला में, ठीक है ना। और इस एरिया का नाम क्या है? तो गांधार। तो उत्तर पश्चिम में या गांधार में शकों ने भारत में सबसे पहली बार अपना एम्पायर कायम किया, ठीक है। अच्छा, खैर सब कुछ सुकून से चलता रहा, लगा कि अब ज़िंदगी में स्थायित्व आ गया है, अब आराम से जिएंगे। लेकिन ये यूची कबीला है, ये फिर लगातार इनकी तरफ को पीछे को चल रहा है। ये कह सकते हैं कि यूची कबीला जो है ना, उसकी मध्य एशिया में दाल गली नहीं। जब दाल नहीं गली तो उसे वहाँ से भागना पड़ा, तो इन्होंने इधर को ही भारत की तरफ को रुख करना शुरू कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब यूची कबीले या कुषाणों की बात जो है बाद में करेंगे। सबसे पहले जो है हम शकों की ही बात कर लेते हैं। अब शक जो है भारत में आकर के बसे, तो शकों की दो अलग अलग ब्रांच बनी। एक को हम कहते हैं उत्तरी और एक को कहते हैं पश्चिमी। अच्छा, अभी क्या है, उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, ठीक है ना। राज्यपाल हिंदी में, इंग्लिश में इसको कहते हैं गवर्नर, इंग्लिश में इसको गवर्नर कहते हैं। और गवर्नर का जो पोस्ट हमारे यहाँ, गवर्नर का जो पद इंट्रोड्यूस किया सबसे पहले अंग्रेजों ने किया। अच्छा, अंग्रेजों से पहले भी गवर्नर होता था, है ना, एंशिएंट एज में भी गवर्नर होता था। गवर्नर जो इंट्रोड्यूस किया सबसे पहले दुनिया में गवर्नर जो इंट्रोड्यूस किया सबसे पहले वो ईरानियों ने किया, ईरानी राजाओं ने अपने एम्पायर को अलग अलग यूनिट्स में बांटा। उन यूनिट्स को उन्होंने नाम दिया छत्रपी और महाछत्रपी। जैसे आप देखो ना, भारत में 28 अलग अलग राज्य हैं। राज्य में 2 मुखिया होते हैं, एक मुख्यमंत्री और एक गवर्नर यानी कि राज्यपाल। तो ईरानियों ने जब अपने प्रशासन को व्यवस्थित किया, ठीक है ना, तो ईरानियों ने अपने प्रशासन को या अपने एम्पायर को या अपने साम्राज्य को अलग अलग प्रांतों में नाम दिया। उसमें छोटे प्रांत भी होते थे, बड़े प्रांत भी होते थे। जैसे आप देखो ना, हमारे सिक्किम और गोवा जैसे छोटे प्रांत भी हैं, तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान जैसे बड़े प्रांत भी हैं। तो जो छोटे प्रांत होते थे उसे वो कहते थे छत्रपी, और जो बड़े प्रांत या बड़े सूबे स्टेट होते थे उसे कहते थे महाछत्रपी। तो आपसे कोई पूछे कि छत्रपी और महाछत्रपी ये वर्ड सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किए? तो ईरानियों ने। ध्यान रखना, इसको हम लिख भी लेंगे यहाँ पर, बाद में मैं लिख लेता हूँ छत्रपी, ताकि मैं भूल ना जाऊँ। अब इन्हीं यानी कि ईरानियों ने अपने एम्पायर को अलग अलग प्रदेशों में बांटा, जिसको छत्रपी और महाछत्रपी कहा गया। अब ये छत्रपी और महाछत्रपी के जो हेड थे, मुखिया थे या एडमिनिस्ट्रेटर या प्रशासक थे, या छत्रपी और महाछत्रपी के जो राजा थे, उन्हें कहते थे छत्रप और महाछत्रप, बस। इसीलिए शकों के साथ एक नाम जुड़ा रहता है, शक छत्रप, शक महाछत्रप, ये नाम जुड़ा रहता है। तो जो छत्रप या छत्रपी है, फिर से बता दूं, छत्रपी और महाछत्रपति का मतलब स्टेट, एरिया, एक खास एरिया, एक खास प्रांत या सूबा। और छत्रप या महाछत्रप शुरुआत में ही होते थे गवर्नर। शुरुआत में क्या थे? ये गवर्नर थे, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने राजा को मारा और खुद ही राजा बन गए। लेकिन जो टाइटल था ना छत्रप और महाछत्रप, वो इनके साथ चलता रहा। तो शक अपने आप को छत्रप और महाछत्रप भी कहते थे। तो कभी ऐसे कंफ्यूज मत होना कि क्वेश्चन ये आ जाए कि पहला शक राजा कौन था या पहला शक छत्रप कौन था, तो दोनों की बात एक ही है। तो देखो, सबसे पहले इन्होंने गद्दी जो पाई वो पाई गांधार में या तक्षशिला में, इस इलाके में। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, अपना एम्पायर इन्होंने बढ़ाया, मथुरा तक आ गई है। ये जो इलाके हैं ये इन्होंने कब्जा लिए, ये इलाके इन्होंने कब्जा लिए, और लगा कि अब ज़िंदगी आसान हो गई है। लेकिन ज़िंदगी अभी आसान होती नहीं। ज़िंदगी तो अंबानी की भी आसान नहीं है ना। ज़िंदगी तो कभी आसान होती नहीं। ज़िंदगी तो आसान सिर्फ और सिर्फ फक्कड़ों, सूफियों, साधुओं, संतों, फ़कीरों की है ना। रात भर नींद ली, भक्ति की, सुबह उठे और अपना जो है कि क्या कहते हैं वो, भिक्षा पात उठाया, जो मिला वो खा लिया। लेकिन गर्मी हो ज़्यादा हो, सर्दी ज़्यादा हो, ज़्यादा बारिश हो, तो भीख मांगना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। खैर जो भी है, तो इन्होंने इस इलाके पर अपना कब्जा कर लिया। कौन? जो मोग के वारिस थे।
या कौन, जिनका सेंटर तक्षशिला था। तो धीरे धीरे इन्होंने तक्षशिला के साथ साथ मथुरा को भी अपना सेंटर बना लिया, यानी इनके दो केंद्र हो गए। शुरुआत में जो शक हमारे यहाँ आए उनके दो केंद्र हो गए, एक तक्षशिला और दूसरा मथुरा। आप ये भी कह सकते हो कि शुरुआत में इनकी दो राजधानियाँ हो गई, तो सुन रहे हैं आप, इनकी दो राजधानियाँ हो गई, एक तक्षशिला और एक मथुरा। ठीक है साहब। अब ये जो, अब ऐसा ना जैसे इतिहास में एक हाईवे का नाम आता है उत्तरापथ, तो उत्तरापथ क्यों कहा? क्योंकि दक्षिणा पथ भी है। कोई गोरा है, हमें कैसे भाई सभी गोरे होते तो फिर सभी गोरे ही होते, है ना, लेकिन काले हैं इसलिए गोरों की पूछ है, काले हैं इसलिए गोरों की पूछ है ना। तो उत्तरापथ है तो दक्षिणापथ भी रहा होगा, पूरब है तो पश्चिम भी है, उत्तर है तो दक्षिण भी है ना। तो अब हम कहते हैं ना शकों की भारत में दो ब्रांच हो गई, एक उत्तरी शक और दूसरे पश्चिमी शक। तो कैसे बटे ये? तो अब अपने पीक पर आकर के ये जो ब्रांच थी मथुरा तक आ गई, या मथुरा और आस के इलाकों में आ गई, और तक्षशिला और मथुरा इनकी दो राजधानियां हो गई। लेकिन ये जो यूची कबीला या कुषाण जो थे ना, इनके पीछे 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 लगातार चल रहे थे। तो एक तरह से जो शक थे, अब जैसे ही कुषाण यहाँ पर आने लगे, इन्होंने हमला करना शुरू कर दिया। ठीक है ना। पहला कुषाण राजा कौन था? कुजुल कडफिसेस। अभी उसका जिक्र मैं नहीं कर रहा। कुजुल कडफिसेस पहला राजा था, मैंने यहाँ लिख भी रखा होगा। 15 से 65 AD के आसपास जो है कुजुल कडफिसेस ने राज किया है। और कुजुल कडफिसेस ने अपनी जो पावर पाई या अपना एम्पायर जो बनाया, वो बनाया काबुल और कश्मीर में। काबुल कहाँ? अफगानिस्तान में, और कश्मीर भारत में। यानी कि छापे पड़ने लगे, शकों को परेशानियां होने लगी। तो अब कुषाणों के डर से शक जो थे धीरे 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 पीछे हटने लगे, या कह सकते हैं और आगे बढ़ने लगे, और आगे बढ़ने लगे। तो ये इलाका कुषाणों ने कब्जा लिया, फिर ये इलाका कब्जा लिया, फिर ये इलाका कब्जा लिया, पता चला कुषाण यहाँ तक आ गए। तो अब जो है शक जो है इधर को शिफ्ट हो गए, शक जो थे वो अब इधर को शिफ्ट होने लगे। अब जब इधर को शिफ्ट हुए तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, उज्जैन और नासिक ये इनके दो फेमस सेंटर हो गए। जैसे शुरुआत में तक्षशिला और मथुरा इनके दो फेमस सेंटर हैं, राजधानियाँ हैं। लेकिन जब इनके डर से ये शिफ्ट हुए या हटे तो उज्जैन और नासिक इनके दो सेंटर हो गए। ठीक है। अब ये पश्चिमी भारत में है, तो ये जो ब्रांच है ये कहलाई पश्चिमी शक या पश्चिमी शक क्षत्रप, और जो उत्तर की ब्रांच थी इसको हमने कहा उत्तरी शक या उत्तरी शक क्षत्रप। तो भारत में शकों की दो ब्रांच हुई, एक उत्तरी और एक पश्चिमी। कुछ पूछना? भारत में जो शक जाति आई उसकी दो ब्रांच हो गई, एक उत्तरी और एक पश्चिमी। ठीक है, उत्तरी ब्रांच और पश्चिमी ब्रांच। अब उत्तरी ब्रांच जो है धीरे धीरे कुषाण उस पर कब्जा करते रहे। अब यहाँ के जो शक राजा थे ना, कुछ तो मारे गए, कुछ भाग गए, और कुछ ने शकों से समझौता कर लिया। जैसे अकबर यहाँ पर आया, जब अकबर का एम्पायर लगातार बढ़ने लगा तो आप देखें गुजरात और राजस्थान, मालवा वगैरह में जो राजपूत थे उसमें राणा प्रताप जैसे भी हैं, जिन्होंने कभी भी हार नहीं मानी, है ना, जीवन भर लड़ते रहे, जीवन भर लड़ते रहे। उसमें जयमल फत्ता भी हैं, जयमल फत्ता जैसे लोग हैं, उसमें आल्हा उदल जैसे लोग हैं, उसमें जिन्होंने हार नहीं मानी, युद्ध में लड़ते हुए शहीद हो गए। उसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जैसे कछवाहे, जिन्होंने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता मान ली, यानी कि अगर जिंदा रहना है तो अब इनके साथ ही जीना, अधीनता मान ली, यानी कि ये कह सकते हैं कि ठीक है आप हमारे राजा हो। तो अकबर ने क्या किया, राजा वो खुद हो गया, इन्हें इनकी जो जागीरें या इनके जो छोटे मोटे इलाके थे वो लौटा दिए। उन्होंने कहा मेरी तरफ से आप राज करते रहो, लेकिन राजा जो हूँ मैं ही हूँ, राजा मैं ही हूँ, आपका इलाका अलग से कोई इलाका नहीं है, आपका इलाका जो है वो मेरा इलाका। तो उसी तरह से बहुत सारे जो शक थे वो युद्ध भूमि में लड़ते हुए शहीद हो गए। लेकिन कुछ शकों ने जो था कुषाणों से समझौता कर लिया और छोटे छोटे इलाकों में कुषाणों के गवर्नर के तौर पर वो सिमट करके रह गए। ठीक है, अब आगे और चलें। अब यहाँ से तो शकों का एक तरह से सफाया हो गया, जो कुछ बचे खुचे थे उन्होंने सरेंडर कर दिया। अब बाकी जो शक थे वो धीरे धीरे इन इलाकों की तरफ को बढ़ने लगे। इन्होंने अपने दो सेंटर बनाए, एक उज्जैन और एक नासिक। ये जो शक थे ये कहलाए पश्चिमी शक या पश्चिमी शक क्षत्रप। अब ये जो पश्चिमी शक हैं या पश्चिमी शक क्षत्रप है ना, इनकी भी दो अलग अलग विरासतें या दो अलग अलग खानदान या दो अलग अलग वंश हो गए। एक था कौन सा, नासिक का, और दूसरा मालवा का। तो जो नासिक की जो ब्रांच थी, नासिक का हुआ महाराष्ट्र में, नासिक की जो ब्रांच थी उसका जो वंश था उसका नाम था छैरात वंश। और जो मालवा या उज्जैन की जो ब्रांच थी, मालवा, उज्जैन जो है MP में, मालवा का जो इलाका है वहाँ पर है, तो उज्जैन या मालवा की जो ब्रांच थी उसका नाम हुआ कादरमक वंश। फिर से मैं आपको बता दूं कि शक भारत में आए तो शकों के भारत में दो सेंटर थे, एक तक्षशिला और दूसरा मथुरा। उसके बाद कुषाणों के दबाव से जब ये आगे बढ़े तो इन्होंने मध्य भारत और पश्चिमी भारत पर कब्जा किया। मध्य भारत और पश्चिमी भारत पर एक तो महाराष्ट्र में नासिक इनका राजधानी या सेंटर बना, और दूसरा मध्य प्रदेश में मालवा रीजन में उज्जैन, महाकाल का नगर, वो इनका सेंटर बना।
लेकिन यहाँ पर ये एक ही ब्रांच थी, एक ही वंश राज कर रहा है। लेकिन जब यहाँ पर आए तो यहाँ उज्जैन को केंद्र बना करके एक वंश राज कर रहा है, तो नासिक को केंद्र बना करके दूसरा वंश राज कर रहा है, ठीक है ना। तो नासिक में जो वंश है वो कहलाया छैराद वंश, और उज्जैन या मालवा में जो वंश है वो कहलाया कादरमग वंश। क्लियर है बेटा, क्लियर है ना, है ना। एक मिनट पॉज कर लो, किसी ने कुछ पूछना हो तो पूछ लेना। तो चलिए फिर ना इसको समराइज कर लेते हैं। देखो सबसे पहले मैंने लिखा शक यानी कि सीथियन, चीन मंगोलिया में जन्मे और 165 बीसी के आसपास ये मध्य एशिया से भगाए गए। 165 बीसी के आसपास कहाँ से भगाए गए? मध्य एशिया से भगाए गए। किसने भगाया? कुषाणों ने भगाया, ठीक है ना। 80 बीसी के आसपास ये उत्तरी पश्चिमी भारत में इन्होंने कब्जा कर लिया। 80 बीसी के आसपास कहाँ पर कब्जा कर लिया इन्होंने? उत्तरी पश्चिमी भारत में इन्होंने कब्जा कर लिया, ठीक है साहब। अब कुषाण कौन थे? ये इनके पीछे पीछे आ रहे हैं, शकों के बाद आए कुषाण। कुषाणों का जो ओरिजिनल नाम है चीनी भाषा में, उनका नाम है कोहान। ये चीन में एक यूची कबीला है, उसकी 5 अलग अलग ब्रांच थी, उसी में से एक ब्रांच थी जिसका नाम था कोहान। भारत में आकर हो गई ये कुषाण, ठीक है ना। कहाँ से आई ये? गोबी डेजर्ट। गोबी डेजर्ट कहाँ पर है? मंगोलिया और चीन, ओके। अब देखो मैंने इनको फिर दोनों में अंतर कर रखा है। अक्सर हम लोगों को परेशानी होती है ना शकों कुषाणों, मुझे भी होती थी, तो मुझे लगता है ये परेशानी आपको भी हो सकती है, तो मैंने इनको एक टेबल फॉर्म में बना रखा है। तो देखो शक यानी कि सीथियन, कुषाण यानी कि यूची। अब कोहान और लिख देता हूँ यहाँ पर, कोहान, ठीक है। उसके बाद शक कब आए भारत में? 80 बीसी के आसपास, और इनके पीछे पीछे आए, यानी कि शकों के बाद आए कौन आए? कुषाण आए, ठीक है ना। हालांकि भारत में पहला जो कुषाण राजा है वो कुजुल कटफिसेस है, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर, है ना। आपने फोकस बना रखा है इसका, सही बना रखा है, ठीक है। अगर सही नहीं बना रखा है तो देख लो, उसको सेट कर लो, ओके। अच्छा ओके बस। तो मौर्यों के बाद भारत में शुंगों का राज रहा। शुंगों के बाद जो है पहला विदेशी आक्रमण हुआ शकों का, और शकों के बाद आए हैं कुषाण, ठीक है। अच्छा अब शकों का आगमन कहाँ हुआ? तक्षशिला में, गंधार प्रदेश में। गंधार प्रदेश की राजधानी तक्षशिला है, वहाँ पर शकों ने सबसे पहली बार अपनी गद्दी हथियाई, अपना एम्पायर बनाया, ठीक है ना। शकों की भारत में 2 ब्रांच हुई हैं। अच्छा शकों का आगमन तक्षशिला में हुआ है, तो कुषाणों का आगमन कहाँ हुआ है? काबुल और कश्मीर में। शकों की 2 ब्रांच हुई हैं भारत में, कुषाणों की एक ही ब्रांच रही, इनकी अलग अलग ब्रांच नहीं बनी है। अब वो पूछता है कि शकों के बारे में हमको जानकारी सबसे पहले कहाँ से मिली? तो एक ईरानी राजा है दारा, ईरानी राजा है दारा, उसका एक अभिलेख है। जैसे अशोक के बहुत सारे अभिलेख होते थे ना, तो अभिलेखों की परंपरा जो सबसे पहले शुरू की वो ईरानियों ने शुरू की। तो एक ईरानी राजा है दारा, उसका एक अभिलेख है नक्शे रुस्तम। उस अभिलेख से शकों के बारे में सबसे पहले जानकारी मिलती है। ध्यान रखना ये खूब आता है, ठीक है ना। बेहिस्तून अभिलेख, पर्सिपोरिस अभिलेख, नक्शे रुस्तम अभिलेख। तो नक्शे रुस्तम अभिलेख जो है दारा का, उससे शकों के बारे में सबसे पहले जानकारी मिलती है। और कुषाणों के बारे में जो सबसे पहले जानकारी मिलती है, एक बहुत ही पुरानी चाइनीज़ बुक है, चीनी इतिहास की बुक है हाउ हान शू, जिसका राइटर है फानिये, है ना। सीधा सवाल आएगा कि हाउ हान शू किसकी बुक है? फानिये की। इससे किसके बारे में जानकारी मिलती है? कुषाणों के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है ना। अच्छा शकों ने ही भारत में छत्रप या छत्रपी सिस्टम शुरू किया। मैंने आपको बताया छत्रप माने गवर्नर, लेकिन गवर्नर या छत्रप व्यवस्था सबसे पहले किसने शुरू की थी? ईरानियों ने। गवर्नर को कहा छत्रप, जो स्टेट में गवर्नर होता है उसे छत्रप कहा। यह सिस्टम सबसे पहले लागू किया ईरानियों ने, या कह सकते हैं अपने एम्पायर को अलग अलग हिस्सों में बांटा, जिसका नाम रखा छत्रपी और महाछत्रपी। और इसके जो हेड थे या इसके जो गवर्नर थे उसको नाम दिया छत्रप या महाछत्रप। ये सिस्टम सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया ईरानियों ने, और भारत में शकों ने इसको लागू किया। जो देखा ध्यान है, छत्रप या छत्रपी सिस्टम कहाँ से आया? ईरान से आया। भारत में इसको किसने लागू किया? शकों ने लागू किया, ठीक है, ओके। अब कुषाण अपने आप को क्या कहते थे? शाही और शाहानुशाही। जो छोटा राजा था वो कहलाता था शाही, और जो बड़ा राजा था वो कहलाता था शाहानुशाही। इधर आ जाओ, जो बड़ा राजा था वो कहलाता था शाहानुशाही, ठीक है। अब देखें, मैंने कहा ना पहला राजा। अब जो शक थे उनकी भी अलग अलग ब्रांच हैं। एक उत्तरी शक छत्रप, तक्षशिला से शुरू करके मथुरा तक, और एक हाँ मैंने बताया ना तक्षशिला शुरू करके मथुरा तक, यानी कि तक्षशिला से लेकर के मथुरा तक। मैंने अभी आपको बताया ये थे आपके उत्तरी शक छत्रप। तो इनके 2 सेंटर हुए, एक तक्षशिला और दूसरा मथुरा। उसी तरह से इसकी जो शुरुआती शक है उसकी दूसरी ब्रांच, जिन्हें हम कहते हैं पश्चिमी शक छत्रप। तो पश्चिमी जो शक छत्रप हैं वो भी 2 हिस्से में बटे, एक का सेंटर नासिक और दूसरे का उज्जैन। उज्जैन कहाँ पर? मालवा में, है ना। तो पहले ये उत्तर में बसे, और जैसे जैसे कुषाण इनका पीछा करते रहे ये आगे कहाँ पर? पश्चिम में आ गए, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पर और लिख रखा है कि उत्तरी शक छत्रप सबसे पहले कहां पर आए? 80 बीसी में मोगिया मोइस के नेतृत्व में, ठीक है ना। गंधार एरिया में इन्होंने अपनी राजधानी कहां बनाई? तक्षशिला, ठीक है, पेशावर के पास। अब जो पश्चिमी शक छत्रप है उनकी 2 ब्रांच हैं, एक छैराद वंश और दूसरा
कादरमक वंश। छैरात वंश कहाँ पर है? नासिक महाराष्ट्र में। और कादरमक वंश कहाँ पर है? मालवा उज्जैन में। ठीक है ना, ओके। अब जो छैरात वंश है उसका पहला राजा भूमक, कादरमक वंश का पहला राजा चष्टन। इसकी कोई क्लियर डेट नहीं मिलती, इसकी डेट मिलती 130 एडी। ये चष्टन कब राजा बना है? 130 एडी में राजा बना। ठीक है साहब। अच्छा, भूमक के बाद इस वंश में, छैरात वंश में जो सबसे पावरफुल राजा रहा है वो रहा है नहपान। इसका समय 119 से 124 एडी तक। और चष्टन के बाद जो राजा हुआ है 130 से 150 एडी में, वो हुआ है रुद्रदमन। ये चष्टन का पौत्र था। अब यहीं पर एक सवाल बनता है कि शकों का सबसे पावरफुल राजा कौन था? तो ये था रुद्रदमन फर्स्ट। शकों में जैसे हम कहते हैं ना, मुगलों में सबसे पावरफुल राजा कौन या मौर्यों में सबसे पावरफुल राजा कौन, तो शक जाति में सबसे पावरफुल राजा जो था वो था रुद्रदमन फर्स्ट। लेकिन अगर वो पूछे कि जो हमारे ये जो छैरात वंश के जो शक हैं उनका सबसे पावरफुल राजा कौन था, तो नहपान था। ये जो रुद्रदमन है ना, इसने धीरे धीरे इन सबको भी ख़त्म कर दिया था। और एक स्टेज ऐसी आई कि ये जो जितने भी इलाके हैं इन सभी पर किसने कब्जा कर लिया? रुद्रदमन ने। लेकिन रुद्रदमन के मरने के बाद फिर इनका जो एम्पायर है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। और इस सारे इलाके में किसका राज हो गया? बताएंगे आगे किसका राज हो गया। ठीक है साहब। तो अब यहाँ पर देखो, फिर मैंने थोड़ा सा एक क्लासिफिकेशन कर रखा है कि मौर्यों के बाद पहला विदेशी हमला शकों का या भूमक का, क्योंकि इसका लीडर कौन था? भूमक था। ठीक है। शकों के केंद्र तक्षशिला, मथुरा, नासिक और उज्जैन। पहला शक राजा भूमक 80 BC में इसने पावर पाई। पहला कुषाण राजा कुजुल कटफिसेस 15 से 65 एडी तक। ठीक है। उसके बाद कुषाणों के केंद्र कहाँ पर है? कुषाणों की 2 राजधानियां रहीं, एक पुरुषपुर, पेशावर का पुराना नाम पुरुषपुर, और दूसरी मथुरा। सबसे पावरफुल शक राजा रुद्रदमन और सबसे पावरफुल कुषाण राजा कनिष्क। रुद्रदमन गद्दी में बैठता है 130 एडी में और ये गद्दी में बैठता है 78 एडी में। ठीक है ना, समझ रहे ना? तो ये 130 एडी में बैठा, इसका मतलब कनिष्क इससे पहले हो गया। कनिष्क जो है वो इससे पहले हो गया। ध्यान, अब देखो यहीं पर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। शक पहले आए भारत में, उनके बाद आए कुषाण। ठीक है ना। लेकिन शक जो थे धीरे जैसे जैसे कुषाण आगे बढ़ते गए, शक इधर को चलते गए, कुषाण इधर को आते गए, शक इधर को चलते गए। तो जो ये जो है ना कनिष्क राजा अपने पीक पर आया, पीक पर आने के बाद ये मर गया। उसके बाद धीरे धीरे कुषाणों की जो पावर थी कमजोर होने लगी। तो इसी का फायदा इधर पश्चिम में रुद्रदमन जैसे राजाओं ने उठाया अपने आप को मजबूत करने के लिए। ठीक है ना। तो इस सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थोड़ी सी बात करेंगे कुषाणों की और फिर और बातें करेंगे। थैंक यू।